1 लीटर दूध पानी का नदी में डालना इस बात के बराबर है कि आपने लगभग लगभग 330 लीटर नाले का गंदा पानी उस नदी में डाल दिया है। ऐसे वीडियोस के अंदर में जब हम काउंटर करते हैं ना, तो अगर ये मैं हूँ, दिस इज मी, और अगर ये सामने वाले व्यक्ति हैं जो कि दूध वाली पार्टी है, तो इसके अंदर में दो पार्ट आ जाएंगे कि एक तो उनका पार्ट है जो कि कल्चर से रिलेटेड है, एक जो पार्ट है उनका साइंस से रिलेटेड है, और इन दोनों को मिला कर के वो समझते हैं कि वो हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं या अपने-अपने धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं जब तक कि कोई व्यक्ति कल्चर के बारे में बात कर रहा है कि भई हमको पसंद है, हमको तो अच्छा लगता है, क्या नाम है अपना, मेरे पास जो मैक्सिमम चीज़ है अवेलेबल शिव को अर्पित करने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जब तक ये कल्चर की बात है तब तक तो कोई मेरा कोई लेना-देना ही नहीं है। मैं केवल और केवल टैकल कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को जो कि साइंस का बेसिस लगा कर के जब सूडो साइंस को फैलाया जा रहा है कि आप प्रिंसिपल तो साइंस के इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि गंगा में दूध डालने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हाउ विल आई टेल कि साइंस के बेसिस पे क्या नुकसान हो रहा है? और फिर इस वाले व्यक्ति को लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है ना मेरे पूरे पूरे के पूरे हिंदुइज्म के ऊपर में जो है वो अटैक कर रहा है। नहीं, जस्ट टू बी क्लियर कि मेरा लेना-देना किसी भी व्यक्ति से केवल इतना है कि जब आप ये वाला जो पार्ट है, जब आप साइंटिफिक क्लेम करने के लिए आते हैं, तब मैं उसको बताऊँगा कि हाँ, जो आप क्लेम कर रहे हैं, वो कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है या कितना गलत है, बस इतनी सी बात। पहले जो है लेवल 0 समझ लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ना आता हो लेकिन कम से कम अगर वो 8वीं कक्षा पढ़ा हुआ है तो उसको इतनी बात तो समझ में आएगी कि मिल्क जो है उसके अंदर में आपको क्या-क्या मिल जाएगा। शुगर है बहुत सारा, फैट है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएँगी। अब क्या होगा, इन सारी चीज़ों को भई क्या करते हैं आप, दूध से दही भी तो बनाते हैं। जब दूध से आप दही बनाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? दूध से दही बनाने में आपके पास एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का काम है कि ये दूध का इस्तेमाल करे, उसे खाए-पिए, उसका उसको पचाए, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो क्या करेगा कि जिस तरीके से हम दूध खाते हैं, पीते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस दूध से एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें साँस लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो चाहे दूध हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे हम हों, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इसके अंदर में जो शुगर है, फैट है, प्रोटीन है, इसका इस्तेमाल कर पाएँ, और अल्टीमेटली जो चीज़ मेरे पास बच जाएगी वो CO2 बच जाएगी, जो कि मैं साँस के ज़रिए निकालता हूँ। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? जो एक बात हमें डिस्कस करनी है ये है कि अगर मैंने दूध को कहाँ डाला? अगर मैंने दूध को नदी में डाला, तो नदी में क्या होगा कि नदी में उस दूध को बैक्टीरिया खाएँगे। इससे क्या होगा, एक तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, दूसरे वो बढ़ी हुई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जब दूध को खाएगी तो जो नदी का पानी है उसमें से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। कम ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो मछली को मार देगी, क्योंकि मछली को ज़िंदा रहने के लिए, फ्रेश वाटर की फिश है, तो उसको जो पानी में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो तो हमने कम करा दी, क्योंकि अगर आप दूध डालेंगे, क्या एक व्यक्ति के दूध डाल देने मात्र से इतना बड़ा फ़र्क आ जाएगा? नहीं। तभी तो जब जो प्रॉब्लम कब होती है ज़्यादा, प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके के काम करेंगे। और जब भी कोई पर्टिकुलर त्योहार होगा, फेस्टिवल होगा, तब आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो वहाँ जाकर के कूड़ा बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। वहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, वो पानी के अंदर में बहुत ज़्यादा जा रहा है, गंगा के अंदर में। और ये ऑर्गेनिक वेस्ट कुछ और नहीं है, बिल्कुल दूध भी जो है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट ही है पानी के लिए। हम हर वीकेंड एक नई वर्कशॉप कर रहे हैं, तो जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए नहीं पढ़ाई जा रही हैं, वो हम कर रहे हैं। तो उनमें से एक है फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिटरेसी, हमारा पैसों के साथ रिश्ता। उसमें मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, बाकी डिटेल जानकारी वीडियो के आखिर में। ये एक आर्टिकल है, इसमें मैं अगर नीचे की तरफ जाऊँ तो मुझे एक डेटा मिलता है जिसका कि मैं इस्तेमाल करूँगा, और इसमें मुझे पता चलता है कि म्युनिसिपल का जो वेस्ट वाटर है उसका बीओडी तकरीबन तकरीबन 500 रहेगा एमजी पर लीटर, और जो होल मिल्क है, जो डम्प मिल्क कैन हैव बीओडी जो है वो 1 लाख एमजी पर लीटर हो सकता है। और जो अभी-अभी हमने डेटा देखा उसके क्या मायने हैं? उसने बोला कि जो सीवेज है, सीवेज के अंदर में तकरीबन-तकरीबन 500 होता है, और जो आपका दूध है, उस दूध के अंदर में आपका जो बीओडी होता है, वो बीओडी
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो या तो आप सीवेज गया होगा पानी के अंदर में, या फिर क्या गया होगा, दूध गया होगा। इसको बैक्टीरिया खा सकते हैं, मतलब नदी के बैक्टीरिया इसको खा सकते हैं। अगर नदी के बैक्टीरिया इसको खा सकते हैं, तो जितना ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का सामान होगा, उतना ज़्यादा वो खाएँगे, उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और उतना ज़्यादा नदी की जो ऑक्सीजन है, वो इस्तेमाल में आएगी बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसमें जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑर्गेनिक फूड या तो भई हमारा सीवेज हो सकता है या फिर हमारा दूध हो सकता है। दूध में मोर न्यूट्रिशन, सीवेज में लेस न्यूट्रिशन, मतलब उतना ज़्यादा, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा, ऑक्सीजन यूसेज ज़्यादा, ऑक्सीजन यूसेज मतलब कंपैरेटिवली मतलब ऑक्सीजन तो इस्तेमाल होगी, लेकिन दूध के अंदर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। कहाँ से आएगी ये ऑक्सीजन? नदी से आएगी। तो नदी में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन नाले का गंदा पानी और दूध में अंतर क्या है? मतलब ये समझ लीजिए कि क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर लगभग 330 गुना का है, इसका मतलब हुआ कि अगर 1 लीटर दूध पानी का नदी में डालना इस बात के बराबर है कि आपने लगभग-लगभग 330 लीटर नाले का गंदा पानी उस नदी में डाल दिया है। तो इस बात को समझते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया जब नदी में खाएगा, कूदेगा, फांदेगा, खूब ज़्यादा इस ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करेगा जो आपने उसको प्रोवाइड कराया है, इसका लेना-देना केवल इतना नहीं है कि ये ऑक्सीजन ले लेगा। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, तो ये निकालेगा भी तो बहुत सारी चीज़ें। ये CO2 भी निकालेगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकालेगा, ये मीथेन भी निकालेगा, अलग-अलग चीज़ें भी निकालेंगे, अलग-अलग तरीके के बैक्टीरिया, एरोबिक भी है, एनारोबिक भी हैं। और ये आपको क्या देंगे? स्मेल। तो नदी के किनारे जाकर के जब आपको किसी गंदे नाले में स्मेल आती है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि बैक्टीरिया की वहाँ पार्टी चल रही है। आपको अपने पसीने में से बदबू क्यों आती है? क्योंकि बैक्टीरिया की वहाँ पार्टी चल रही है। आपको अपने फार्ट में से स्मेल क्यों आती है? क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया की पार्टी चल रही है। आपके पसीने में बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मटेरियल जो फैट आपके स्वेट ग्लैंड और सीबम सेबेशियस ग्लैंड से निकल रहा है, उस फैट को उन चीज़ों को खाता है, पार्टी करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन मतलब अपने-अपने लेवल पे अलग-अलग तरीके की गैसेज़ निकालता है जो हमें नापसंद है, क्योंकि इवोल्यूशन में हमें ये पता चला है ना कि भाई अगर वहाँ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारे बीमार होने की संभावना भी ज़्यादा है, तो वहाँ से दूर रहो। और वहाँ से दूर रहो को हमारे इवोल्यूशन ने हमें कैसे बताया कि वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाएगी, हमें बदबू लगेगी। बैक्टीरिया के लिए वो खुशबू है या मक्खी के लिए वो चीज़ खुशबू हो सकती है। तो मछली केवल इस बात से नहीं मर रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। मछली इस बात से भी मरेगी कि जब इस तरीके के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपेंगे, तो वो वहाँ पर अलग-अलग तरीके की हार्मफुल गैसेज़ भी निकालेंगे और वो हार्मफुल टॉक्सिन भी निकालेंगे, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि मेरे अलावा कोई भी यहाँ पे ज़िंदा रहे, तो ऐसे टॉक्सिन भी निकालेंगे जो मछलियों को मारे, क्योंकि मछलियाँ इनकी ऑक्सीजन खा रही थी। अगर मछलियाँ मरती हैं तो उन बैक्टीरिया को अल्टीमेटली फ़ायदा ही मिलेगा। तो वो सारे टॉक्सिन्स भी उसी दूध की वज़ह से पनपेंगे। नदी में अगर कोई व्यक्ति फैट डालता है, मतलब कि घी डालता है, तो घी डालने से क्या होगा कि आप देखें कि जब आपको क्या मारना होता है, जब आपको मच्छर मारने होते हैं, तो मच्छर मारने के लिए आप उसमें थोड़ा-सा मिट्टी का तेल डाल देते हैं। मिट्टी का तेल क्या करता है? मिट्टी का तेल सरफेस पे जाकर के एक बहुत पतली-सी लेयर बना लेता है, और यही होगा जब आपने क्या डाला? जब आपने फैट डाला। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भैया पानी के अंदर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में हो, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होगी, तो मछलियों को ऑक्सीजन मिलेगी, मछलियाँ अच्छे से थ्राइव करेंगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या डाला? फैट डाला, घी डाला, तो वो क्या करेगा? वो एक पतली-सी लेयर बना लेगा ऊपर। मतलब कि एक तरफ से तो घी जो कि या घी और दूध जो अ, पानी में, मतलब कि जल में जल साइंटिफिक वो लगता है, मतलब शुद्ध लगता है। क्योंकि जल में, गंगा जल में घी और दूध दूध डालने पर एक तो ऑक्सीजन वैसे ही कम होती चली जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से अगर एक थिन लेयर बन जाएगी, तो जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आनी थी, आपने उसका भी रास्ता रोक दिया, तो डबल नुकसान। तो अगर आप घी डालते हैं, तो वो उसके ऊपर थिन लेयर बनाएगा और अंदर ऑक्सीजन को जाने से भी रोकेगा। लोग अक्सर इस बात को बोलते हुए आपको मिल जाएँगे कि देखो भई गंगा में तो बैक्टीरियोफाज मिलते हैं, कितना साइंटिफिक है, बैक्टीरियोफाज की वजह से गंगा के अंदर में वो नहीं होगा, गंगा के अंदर में पानी नहीं सड़ेगा।
ये कुछ-कुछ वैसा सा ही है जब आपको मार्केट के अंदर में आजकल जैसे प्रोटीन बार आ गए ना प्रोटीन बार और वो प्रोटीन बार असल में है नहीं, उसके अंदर में भर-भर के फैट है, भर-भर के मतलब कि आप पहले प्रोटीन बार की बजाय कुछ और खा लेते थे, शायद 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते होंगे, तो 1 रोटी से आपको 100 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती थी। लेकिन आजकल आप प्रोटीन बार के चक्कर में 250 मतलब कि 250 किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी का आप आजकल वो खा जाते हैं। तो अभी पहले जहाँ पर आप को लग रहा था कि 1 रोटी फालतू भी अगर आप खा लेते थे तो 100 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाता था। अब आप प्रोटीन बार के चंगुल में फँस करके और ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ खा जाते हैं। कोई पर्टिकुलर बोलता है हेल्दी स्नैक है, हेल्दी के नाम पर आप उसको ज़्यादा खा जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि अगर गंगा के अंदर में बैक्टीरियोफाज है भी जो कि बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा, मारेगा, तो क्योंकि लोगों को ये विश्वास है कि ये बैक्टीरिया एग्ज़िस्ट करता है तो गंगा को तो हार्म हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो वो और ज़्यादा इस तरीके का बुरा बर्ताव कर रहे हैं गंगा के साथ। कोई भी रिपोर्ट सरकारी, गैर सरकारी, नेशनल, इंटरनेशनल हर रिपोर्ट में आपको गंगा के अंदर में चाहे वो हेवी मेटल हो, चाहे वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हों, चाहे वो बैक्टीरियल की पॉपुलेशन हो, चाहे वो बीओटी हो। सभी पैमानों पर हमें गंगा दुनिया की, देश की बाकी नदियों के मुकाबले ज़्यादा दयनीय हालत में नज़र आती है। यहाँ तक कि गंगा के अंदर में मिलने वाली हमारी जो पिंक रिवर डॉल्फिन्स हैं, उनकी भी जनसंख्या लगभग हमारा कहने के लिए अगर हम जिसको ऑफ़िशियल और अनऑफ़िशियल रूप से जिसको हम अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल मानते हैं कि गंगा की गैंजेस रिवर डॉल्फिन, वो अंधी हो गई हैं और उनकी जनसंख्या अब ना के बराबर है। क्योंकि उस डॉल्फिन के लिए हमने प्रचुर मात्रा में जो ऑक्सीजन होनी चाहिए गंगा में, वो छोड़ी ही नहीं। क्या करेंगे गंगा के अंदर में जब आप क्या डालेंगे? दूध डालेंगे तो आप देखें तो दूध डालने से क्या होता है चीज़ें टर्बिड हो जाती हैं। गंगा में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, गंगा में जितना ज़्यादा आपको दूध जैसी चीज़ें मिलेंगी, जितना ज़्यादा वेस्ट होगा बेसिकली आपको पानी उतना ज़्यादा कम छिछला नज़र आएगा, गंदा नज़र आएगा। उसके अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही है। हर एक अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग तरीके के जीव मिलते हैं, बेंथिक जीव जो कि यहाँ पर सरफेस पे होते हैं, कुछ यहाँ पर होते हैं। सब लोग अपने-अपना हायरार्की पे एग्ज़िस्ट करते हैं अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनिज़्म। उन ऑर्गेनिज़म्स को उनकी सनलाइट ही नहीं मिलेगी नीचे तक। पानी अगर टर्बिड है तो सनलाइट ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। और इस तरीके से वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज़्म वहाँ पर जिनका नुकसान होना था, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म्स को बगैर लाइट के या तो जीना सीखना पड़ेगा और या तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जो कि हो रही है, वी नो इट। जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिस चेन रिएक्शन को रोकना फिर मतलब बड़ा भारी पड़ जाता है। मतलब सोचो, मैं अगर जितनी भी बातें हमने अभी तक डिस्कस की, वो सारी बातें चेन रिएक्शन में तब्दील हो सकती हैं। भई सनलाइट का आना कम हुआ, ये पर्टिकुलर नीचे के जीव जो हैं, जो भी हैं मतलब फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़्म जो हैं, ये मरने लगेंगे। ये मरने लगेंगे तो इनको कि खाने के लिए फिर से बाकी जो दूसरे जीव हैं, वो आएँगे, वो ऑक्सीजन की डिमांड को और कम करेंगे। जो मछलियाँ जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये मरेंगी और मर करके पानी में ही रहेंगी और वहीं सड़ेंगी और वहाँ सड़ेंगी, तो क्या होगा कि और ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन और ज़्यादा इस्तेमाल में बैक्टीरिया लेकर के आएँगे, और ज़्यादा पानी के अंदर में डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी और ज़्यादा मछलियाँ मरेंगी और मछलियाँ मरेंगी, मछलियाँ को खाने के लिए बैक्टीरिया आएँगे और ये एक विशियस साइकिल में तब्दील हो जाएगी बात। हम हमेशा बताना चाहते हैं कि देखो भई हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, गंगा माँ हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। मेरे पास जो सबसे बेहतरीन है मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ये समय के साथ धारणाएँ बदलनी चाहिए। पहले हो सकता है ज़्यादा लोग नहीं होते थे, तो अब कुछ लोग डाल कर के आ भी जाएँगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितने लोग, जितनी जनसंख्या आज के समय पर है और जितना ज़्यादा लोग जाते हैं गंगा विज़िट करने के लिए, अब इतने ज़्यादा लोग अगर उसके अंदर में चीज़ें डालने लगेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी और हो रही है। तो अभी अगर गंगा की इज़्ज़त करनी है या बताना है कि हम माता हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो फिर उसके अंदर में से जो भी चीज़ें सामान है, गंदगी है, उसको निकालना पड़ेगा। लोगों को रोकना पड़ेगा गंगा में हगने से लोग हगते हैं, आप गए हैं अगर गंगा के आस-पास तो। जो सीवेज डायरेक्टली पूरे के पूरे शहरों का गंदा पानी हम गंगा में डाल देते हैं, वो वहाँ पर वो बगैर ट्रीटमेंट के ना डले। यमुना यमुना की भी हालत इसी तरीके से है कि हम बगैर ट्रीटमेंट के वो सारा का सारा पानी जो है वो यमुना के अंदर में डाल देते हैं। ट्रीटेड पानी ही जाना चाहिए गंगा के अंदर में, यमुना के अंदर में।
बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। बहुत सारे पर्सपेक्टिव अभी भी बचे हैं, चाहे वो दूध के अपने आप इंडिपेंडेंट कंजम्पशन से रिलेटेड हो, या ये जो बालकों को मिलना चाहिए दूध नहीं मिलना चाहिए, ये जो नदी के किनारे वो व्यक्ति ने पूरी व्यक्ति मेड श्योर कि उसको जब जो व्यक्ति गंगा में दूध डाल रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि बच्चों को ना मिल पाए वो पर्टिकुलर जो दूध है, वो गंगा में ही जाना चाहिए। तो ये सारे पर्सपेक्टिव भी डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तुम्हारा समय लेके दिमाग खराब नहीं करूँगा। हम लोगों ने नया धंधा चालू करा है, और वो है कि हर वीकेंड किसी ना किसी तरीके की नई वर्कशॉप डिस्कस करें। जो भी जानकारी मुझे किताबों के ज़रिए मिलती है, वो मैं अगर तुम तक पहुँचा पाऊँ, तो एक जो वो टॉपिक, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, अपनी बात को किस तरीके से रखा जाए, जो चीज़ें होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट लेकिन नहीं है, उसमें से एक है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो किस तरीके से मैंने फाइनेंस को अपने लिए समझा है, मैं उसकी वर्कशॉप करा रहा हूँ। मतलब इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव वर्कशॉप, मेरे पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, इसलिए इट्स अ वर्कशॉप जहाँ पर मैं केवल अपनी जर्नी साझा करूँगा। और अगर उसके दौरान वो रिसोर्सेज़ आप तक पहुँच पाएँ, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने लिए रूल्स स्टैंडर्डाइज़ किए हैं, उन्हीं रिसोर्सेज़ को पढ़ करके या उनके बारे में जान करके आप अपने लिए वो पर्टिकुलर रूल्स स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं। तो एक सॉफ्ट स्किल फाइनेंस की, जो कि 14 और 15 तारीख को होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएँगे। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय-बाय।